हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही ये एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के अंदर पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसके बाद इसका जो थियोरेटिकल और जो मैथमेटिकल पोर्सन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका मैथमेटिकल पोर्सन समझेंगे, उस मैथमेटिकल पोर्सन से इसका जो थियोरेटिकल पोर्सन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बोर कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये प्रिंसिपल अपने को बताता है अगर अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्ज होती है, अगर अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो n की वैल्यू अगर अपने पास लार्ज होती है तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसमें बदल जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, अब ये इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा डेफिनेशन से, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे और फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करेंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इसके मैथमेटिकली भी हम क्या करेंगे। हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, सेम फॉर्मूला हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ड्राइव करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे। रिलेट करके फिर हम बताएंगे अगर अपने पास n की वैल्यू लार्ज होती है, ठीक है, तो अपने पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है, एक बार इसका मैथमेटिकल पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही आएंगे। तो डेफिनेशन मैथमेटिकल पोर्शन पे चलने से पहले अपने को थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो भी पता होना चाहिए। उसके इसके लिए आपके जो बोर मॉडल है, बोर मॉडल का पता होना चाहिए और बोर मॉडल की जो बेसिक पोस्टुलेट है उसका भी पता होना चाहिए। तो एक रिजल्ट तो हमने यहाँ पे बोर मॉडल से निकाला हुआ लिख रखा है। ये क्या है? बोर मॉडल से हम एनर्जी निकालते हैं। और बोर मॉडल की जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होती है कि अपने पास क्या है, ये एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा तो वहां पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे। पहला तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? एक कोलंबियन अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलंबियन इंटरेक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, अट्रैक्शन के फोर्स के कारण ये पार्टिकल इसके चारों ओर घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा और साथ ही इस फोर्स को एक फोर्स बैलेंस भी करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में हम क्या बोलेंगे? mv²/r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? कोलंबियन फोर्स के इक्वल होता है, Z² ठीक है, तो इस पोस्टुलेट का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट कौन सी होगी? सेकंड पोस्टुलेट होगी अपने पास ये वाली है। ये हमने n=1 के लिए मान लिया और ये हमने n=2 के लिए मान लिया। ठीक है, अब अगर अपने पास मान लिया n=2 में कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर n=1 में कोई इलेक्ट्रॉन है, 2 के अंदर हम मान के चलते हैं, तो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया वो ये वाला इलेक्ट्रॉन को n=1 के अंदर जाने की इच्छा रखता है, तो ये कब जाएगा? इस n=1 की जो एनर्जी है वो हमने 5 मान ली और इसकी एनर्जी 10 मान ली। ठीक है, तो ये 10 वाला इलेक्ट्रॉन 5 के अंदर जब जा सकता है जब इसकी एनर्जी भी कितना हो? 10 हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? 5 के अंदर जाएगा और इसकी जो ज्यादा एनर्जी है वो फोटोन की फॉर्म में क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगी? E=hν हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट क्या हो जाएगी अपने पास? ये हो जाएगी E2 - E1, ठीक है, =hν। या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ, ये जो फर्स्ट की एनर्जी है वो हमने E1 मान ली, सेकंड की एनर्जी हमने कितना मान ली? E2 मान ली। अगर मैं E1 एनर्जी के अंदर, E1 जो सेल है इसकी एनर्जी के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? E2 के बराबर हो जाएगा। E2 की एनर्जी कितना है? 10 हमने एग्जांपल के तौर पे ली है। तो जैसे ही E1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? E2 - E1 आ जाएगा। और ये 5 क्या है? 5 है। इस जो हायर सेल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर सेल में आता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है और जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसके इक्वल होगी? hν, फोटोन के इक्वल होगी। या फिर वो फोटोन क्या करता है? रिलीज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो एक तो ये वाली पोस्टुलेट का हम यूज करेंगे, दूसरा ये वाली पोस्टुलेट का यूज करेंगे। ये वाली जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये क्लासिकली है और ये जो सेकंड है वो क्वांटम मैकेनिकली है। तो इस क्लासिकली पोस्टुलेट का यूज करके एक रिजल्ट निकालेंगे। सेम रिजल्ट हम जो क्वांटम मैकेनिकल वाली पोस्टुलेट है इसका यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिकली पोस्टुलेट है इसका यूज करके हम एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। और क्लासिकली पोस्टुलेट क्या है अपने पास? ये है mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है? ये है ZkZe²/r²। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या है? ये अपने पास लीनियर वेलोसिटी है और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो जो एंगुलर लीनियर वेलोसिटी है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे। ये आ जाएगा v=r⍵। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m तो हमने एज इट इज लिखा, ये आ जाएगा r², ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई r। एक r से एक r कैंसिल कर दिया, इक्वल में क्या है? kZe²/r²। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा? ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। इस आर को उठा के मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा m⍵² kZe²/r³। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इस m को भी इधर ही ले आते हैं। तो m को इधर लेके आएंगे तो ये m भी इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब
हम यहाँ पे अपने पास ये जो r है, इस r की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी पोस्टुलेट का यूज करके हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ये मैं यहाँ r की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इस r स्क्वायर को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊँ, इस r को उठा के मैं इस तरफ लेके चला जाऊँ, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा kze स्क्वायर r, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड अगर मैं m से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इधर भी मैं m से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इधर भी m से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर r, और m आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब हम ये वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं mvr और इसका स्क्वायर, और इक्वल में ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी, आ जाएगा kze स्क्वायर rm। अब ये क्या है अपने पास, ये है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम है। जो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड पोस्टुलेट का यूज करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट क्या है अपने पास, जो क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम वो किसके इक्वल है, एन एच कट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं ये वाली पोस्टुलेट, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा एन एच कट इसका स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा kze स्क्वायर r m, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास n का स्क्वायर, h कट का स्क्वायर, और kze स्क्वायर m, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है अपने पास, r की वैल्यू। ये जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर, और ये m यहाँ पे एज इट इज। अब r की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर, और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा kze स्क्वायर और m। इस पूरे की पावर, r की पावर कितना थी, 3 थी, तो इस पूरी टर्म की पावर कितना कर दी हमने, 3 कर दी। अब इसी रिजल्ट को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर बाई m, और साथ में आ जाएगा n स्क्वायर h कट स्क्वायर, ऊपर क्या है अपने पास kze स्क्वायर और m, और इस पूरे की पावर क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जितनी भी टर्म है, सब टर्म यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। k कॉन्स्टेंट, z कॉन्स्टेंट, e कॉन्स्टेंट, बकायदा n को छोड़ के बाकी की सब की सब टर्म क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पावर 3 नीचे स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 बाय n की पावर 6, और ओमेगा इक्वल टू अपने पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितना आ जाएगी, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी कांस्टेंट हटा दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय n की पावर 3, ठीक है। तो क्लासिकली हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। सिमिलर रिजल्ट हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली निकालेंगे, और क्वांटम मैकेनिकली जो रिजल्ट निकालेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रिजल्ट आया है, ये वाला जो रिजल्ट आया है, ठीक इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों रिजल्ट के बेस के ऊपर हम बताएंगे कि अगर मैं n की वैल्यू लार्ज ले लेता हूं तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी, और ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन में अपने को क्या करना है, जो क्वांटम मैकेनिकली अपने पास क्वांटम मैकेनिकली अपने को रिजल्ट निकालना है। तो ये पोस्टुलेट क्या है, क्वांटम मैकेनिकली है। तो यहाँ पे अपने पास जो एनर्जी है ये हम बोर मॉडल से निकालते हैं। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ये एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। बाकी सब रिजल्ट सेम रहेगा। जब E2 की वैल्यू E2 में ये वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, और E1 में जब ये वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में जो एच न्यू है या फिर जो एच ओमेगा है, हम एच न्यू की जगह ओमेगा लेके चले हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हम आगे न्यू की जगह ओमेगा लिखेंगे। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो बाकी की सब टर्म तो क्या रहेंगी अपने पास, कांस्टेंट रहेंगी। जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक टर्म क्या लगाएगी, n2 का स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है उसमें एक टर्म क्या लगाएगी, n1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन टर्म को मैं पहले ही डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास एच न्यू एच ओमेगा, ठीक है। और ये एच ओमेगा किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे कौन सी टर्म कांस्टेंट आ जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट आ जाएगी। इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस m e की पावर 4 z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका कंप्लीट स्क्वायर h कट का स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, अंदर बचेगा अपने पास ये 1 बाय n2 का स्क्वायर और प्लस 1 बाय n1 का स्क्वायर, ये वाली टर्म अपने पास बच जाएगी। अब अगर इस माइनस साइन को अंदर लेके जाऊँ तो ये आ जाएगा अपने पास h कट ओमेगा, और ये माइनस m e की पावर 4 z, माइनस अंदर लेके गए तो ये प्लस हो जाएगा z का स्क्वायर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, और h कट, ये h कट भी उठा के इधर ही ले आता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और h कट क्यूब, और ये आ जाएगा अपने पास 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस लेके चलते हैं, और जो स्पेशल केस है वो अपने पास क्या है, हमने यहाँ पे जो अपने पास n1 है, इस n1 को तो किसके इक्वल मान लिया, n के इक्वल मान लिया। और जो n2 है इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, n प्लस 1 के इक्वल मान लिया। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m e की पावर 4 z का स्क्वायर और 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर और h कट का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड,
ये आ जाएगा अपने पास 1/n1 की जगह हमने क्या रखा है, n रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे n का स्क्वायर, और माइनस n2 की जगह हमने क्या रखा है, n+1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/n+1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी यहाँ पे, ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास n+1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर। ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज लिख देते हैं m⁴z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2/4πε0 का स्क्वायर और h³ इक्वल टू में अपने पास ओमेगा ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, n का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2n+1 लिख लेते हैं, और साथ में ये जो n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर है इसको एज इट इज डिवाइड बाई ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी, इसको हम लिखेंगे n+1 का स्क्वायर और साथ में n स्क्वायर। ठीक है, इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आगे वाली टर्म एज इट इज लिख देते हैं e⁴z² 2/4πε0 कंप्लीट का स्क्वायर और h³ इक्वल टू ओमेगा। अब ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद जो बचा हुआ उसको एज इट इज हम आगे उतार लेते हैं। बचा क्या है अपने पास, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है क्या बचा है, ओमेगा इक्वल टू ये आया है m⁴z का स्क्वायर डिवाइड बाई 2/4πε0 इसका स्क्वायर और h² का क्यूब। ठीक है, अंदर क्या बचा है 2n+1 प्लस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया था अपने पास, ये n+1 का स्क्वायर और साथ में n स्क्वायर, ये वाली टर्म अपने पास बची है। अब हमने क्या बोला था, जो बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल उसमें ये बोला था जब n की वैल्यू लार्ज होगी उस केस में जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब n की लार्ज वैल्यू लेके चलेंगे तो ये जो ऊपर वाली जो टर्म है अपने पास, ये वाली जो कंप्लीट की कंप्लीट टर्म है, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, जो ओमेगा है अपने पास वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा m⁴z का स्क्वायर 2/4πε0 और इसका स्क्वायर और h² का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि n की लार्ज वैल्यू के लिए लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2n डिवाइड बाई n का स्क्वायर और यहाँ पे भी n का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल है, 2n भी कैंसिल हो जाएगा, n का स्क्वायर एक और आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी n⁴। ठीक है, क्योंकि एक n का स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, एक स्क्वायर ये है तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक n से यहाँ पे एक n कैंसिल हो जाएगा, n⁴ बच जाएगा। ठीक है, तो जो बची हुई टर्म है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू m⁴z का स्क्वायर और 2/4πε0 इसका स्क्वायर h² का और h³ था। ठीक है, h³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2/n⁴। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, बाकी क्या बचा अपने पास, जो कांस्टेंट नहीं वो n है, तो ये आ जाएगा ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n⁴। सेम डिट्टो रिजल्ट हमने किसके अंदर निकाला था, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर निकाला था, क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने यही रिजल्ट निकाल दिया। तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर जो n है, n की वैल्यू जब लार्ज होगी या इनफाइनाइट होगी तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसके अंदर टर्न हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप मैथमेटिकली आपको ये पता लग गया होगा कि किस टाइप से जो बोर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इसकी जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो हमने बताया जब n की वैल्यू लार्ज होगी तो क्वांटम मैकेनिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n क्वांटम मैकेनिक्स टर्न इनटू क्लासिकल मैकेनिक्स दैट इज नोन एज बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, या फिर इसकी एक डेफिनेशन और रखी है, बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल स्टेट दैट एट द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर फॉर एटॉमिक सिस्टम, जब एटॉमिक सिस्टम के अंदर n की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में जो क्लासिकल मैकेनिक जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो टर्न हो जाएगी किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।